दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए हैं और जैसे ही वो दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने बड़ा बयान दिया और कहा कि हमने तो तय कर लिया है, आपको सब बता दिए हैं, वहीं का छोड़कर यहीं काम करेंगे, यहीं रहेंगे, चिंता मत कीजिए। 3-4 दिन बाद वहां जाएंगे, नए लोगों को जिम्मेदारी देंगे। सीएम के सवाल पर बोले, हमने बहुत काम किया है। कर लेंगे ना, समझ गए ना, आराम से तो तय कर लिए हैं, आपको बता दिए हैं। जी। हम वहाँ का छोड़ करके हम तो यहाँ का करेंगे, यहीं रहेंगे और उसके 3-4 दिन के बाद वहाँ यहाँ जाने के बाद वो कर देंगे वो सबको। आपकी पसंद का मुख्यमंत्री होगा ये कहा जा रहा है सर। लोगों को कर देंगे। आपकी पसंद का मुख्यमंत्री कहा जा रहा है, कौन होगा मुख्यमंत्री? आपकी पसंद क्या है? अरे भाई, अब इतना हम वहाँ काम किए हैं, ये किए, फिर मेरे मन में हुआ कि यहीं पर हम रहे, वही कर रहे हैं। चलिए। बिहार की राजनीति के लिए आज बेहद ही अहम दिन है। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं। नीतीश कुमार के आज के दिल्ली दौरे के साथ ही बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदल रहा है, क्योंकि वे सामान्य दिनों की तरह दिल्ली नहीं आ रहे, बल्कि उनकी ये यात्रा उनके साथ बिहार की राजनीति के नए सफर की भी शुरुआत है। नीतीश कुमार कल दोपहर 12:15 बजे राज्यसभा की सदस्यता लेंगे और इसके साथ ही बिहार की राजनीति भी 20 साल बाद एक नई दिशा में घूम जाएगी। नीतीश कुमार के इसी दिल्ली दौरे में नई सरकार के गठन को लेकर भी मंथन होगा। बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ नीतीश कुमार की बातचीत होगी और कल ही देर शाम तक नीतीश कुमार पटना भी लौट सकते हैं। और अब आपको एक तस्वीर भी दिखाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब दिल्ली पहुंचे, वो इसकी तस्वीर, ये तस्वीर आपको दिखाएंगे। उस फ्लाइट के अंदर की तस्वीर है जिसमें नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे थे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, फ्लाइट के अंदर की तस्वीर देखें। विंडो सीट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठे हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी हैं। नीतीश कुमार के चेहरे पर खुशी झलक रही है। तो कल राज्यसभा में शपथ लेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आज वो दिल्ली पहुंचे हैं और जब वो दिल्ली जा रहे थे तो उस वक्त ये फ्लाइट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर खुशी दिख रही है। तो पटना से दिल्ली रवाना होने से पहले विजय चौधरी ने नई सरकार के गठन पर कहा कि अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और जब वे इस्तीफा दे देंगे तब नई सरकार की कवायद बिहार में शुरू होगी। बीजेपी वाले ने बताया, हम तो जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी के साथ उनके शपथ ग्रहण के लिए। बिहार में अभी तो सरकार पुरानी ही है, तो अभी नई सरकार कहाँ बन गई? मुख्यमंत्री जी शपथ लेंगे, वो इस्तीफा देंगे, तब न नई सरकार। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, दोनों डिप्टी सीएम भी दिल्ली रवाना हो गए हैं। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा बीजेपी बैठक में शामिल होंगे। कल बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है और इसी बैठक में शामिल होने के लिए दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली रवाना हो गए हैं। नई सरकार गठन को लेकर बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में एनडीए नेताओं की लगातार बैठकें। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं पटना एयरपोर्ट की। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दोनों ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हुए, वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी अभी एयर इंडिया के विमान से दिल्ली रवाना हो गए। जिस तरह से बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद तेज है, लगातार पटना से लेकर दिल्ली तक हलचलें तेज हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं, कल राज्यसभा सांसद की शपथ लेंगे और अभी सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी दिल्ली रवाना हो गए। कल बीजेपी की बैठक होगी, उस बैठक में शामिल होंगे और जिस तरह से नई सरकार के गठन की कवायद चल रही है, बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तमाम बातों को लेकर जहां दिल्ली में बैठकें हो रही हैं, दिल्ली में चर्चा होगी, वहीं पटना में भी जब मुख्यमंत्री लौटेंगे तो फिर नई सरकार कैसे बनेगी, सरकार में कौन मुखिया होंगे, इन तमाम बातों की चर्चा पटना में भी होगी। तो बस सिर्फ केंद्र बिंदु है कि बिहार में नई सरकार का गठन हो और बिहार के नई सरकार के गठन का मुखिया कौन बनता है, ये चर्चाएं जोरों पर हैं और इन चर्चाओं को लेकर बैठकें भी जोरों पर हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। देखिए, बिहार में नई सरकार के गठन की तारीख भी अब सामने आ गई है। 14 अप्रैल वो तारीख बताई जा रही है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम पद छोड़ेंगे और इसके अगले दिन यानी कि फिर 15 अप्रैल को, अब देखिए 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री का पद नीतीश कुमार छोड़ने वाले हैं, फिर 15 अप्रैल को नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो जाएगा, यानी कि 15 अप्रैल की तारीख तय मानी जा रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 अप्रैल को राज्यसभा में शपथ नीतीश कुमार लेने वाले हैं, फिर 13 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी फिलहाल दिल्ली में हैं और आज जब वो दिल्ली में हैं तो कल वो राज्यसभा का शपथ ग्रहण करेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, हम आपको बताते हैं कि सीएम की रेस में कौन कौन अभी फिलहाल बिहार में नेताओं का नाम चल रहा है। तो देखिए, सम्राट चौधरी का नाम जो है वो चल रहा है, विजय सिन्हा और रेणु देवी का नाम भी इस लिस्ट में है, संजीव चौरसिया और जनक राम का नाम भी इस रेस में चल रहा है। बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो 7 चेहरे जो हैं वो अभी चल रहे हैं, उन चेहरों को हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम चल रहा है, रेणु देवी का, क्योंकि कहा जा रहा है कि महिला मुख्यमंत्री भी हो सकती है, तो रेणु देवी का नाम चल रहा है, संजीव चौरसिया का नाम भी इस रेस में है और नित्यानंद राय जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, इनका भी नाम चल रहा है, दिलीप जायसवाल का भी नाम इस लिस्ट में है और इसके साथ ही संजीव चौरसिया जो है उनका नाम है और जनक राम का नाम भी बताया जा रहा है। तो ये 7 प्रमुख नेता हैं जिनकी चर्चा हो रही है और ये कहा जा रहा है कि इनमें से कोई एक बिहार का अगला मुख्यमंत्री बन सकता है। तो बिहार में नई सरकार के गठन की तारीख तय हो गई है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस सवाल से पर्दा उठना अभी भी बाकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एएनआई से बातचीत में कहा, कहीं कोई मतभेद नहीं है और सब कुछ तय कार्यक्रम के मुताबिक ही हो रहा है। नितिन नवीन ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हिसाब से ही सभी चीजें हो रही हैं। नितिन जी, आप बीजेपी के अध्यक्ष हैं, लेकिन एनडीए के बारे में जरूर पूछूंगी कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में कुछ अपडेट दीजिए कि कब बनाएंगे आप, क्या मतभेद है? कहीं कोई मतभेद नहीं है, सब चीज 10 तारीख को उनका राज्यसभा का ओथ है, उसके बाद की प्रक्रिया उसके साथ। कहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के संबंध यही तो है, गठबंधन धर्म जो होता है वो भाजपा ने हमेशा बेखूबी सम्मानपूर्वक निभाया है और यही कारण है कि आज भी दलों को हम पर विश्वास होता है। और ये आज जो पूरी प्रक्रिया है, पूरी चीज़ें चल रही हैं, सब माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो चीज़ें तय हो रही हैं उसके हिसाब से तय हो रहा है। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की कर लेते हैं। और अब आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जो आपका रूह कांपा देगी, आपको खौफ में डाल देगी और इस तस्वीर को आप देखेंगे तो आप विचलित हो सकते हैं, इसलिए तस्वीर हम आपको दिखा भी नहीं सकते। इस तस्वीर को देखकर कोई भी विचलित हो जाएगा, क्योंकि अररिया में एक पिकअप वैन ड्राइवर की बीच सड़क पर गला रेतकर हत्या कर दी गई। सत्तू बेचने वाले शख्स ने ड्राइवर के पूरे सर को धारदार हथियार से काटकर अलग कर दिया और इसके बाद आक्रोशित लोगों ने आरोपी युवक को पकड़ लिया और उसे भी पीट पीट कर अधमरा कर दिया। आरोपी की भी अस्पताल में मौत हो गई है। अररिया के एसपी ने डबल मर्डर की पुष्टि की है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में कड़ी और ठोस कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इससे कुछ ही कदम पीछे जो है, आज सुबह में एक बहुत दुखद घटना वहाँ पर हुई। वहाँ पर नबी हुसैन करके एक व्यक्ति हैं जो पिकअप ड्राइवर थे। उनका
जो झड़प है वो रवि चौहान करके एक व्यक्ति है जो सत्तू वहाँ पर बेचता है। तो उन दोनों में सुबह में किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ और जो चाकू है जिसको कि बरामद भी किया गया है उसके द्वारा जो है निर्मम उनकी जो है हत्या की जाती है। और जो एक्यूज्ड है वो यहाँ से कुछ दूरी पर जा कर के जब घटना यहाँ पे होती है तो लोगों के द्वारा ही जो है उनको पकड़ा जाता है और वहाँ पर उनके साथ भी पिटाई की जाती है। उनको पुलिस के द्वारा जो है अस्पताल लेके जाया जाता है और वहाँ पर उनको इलाज के क्रम में जो है मृत घोषित कर दिया जाता है। खबर आपको जमुई से दिखाते हैं, जहां शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को परिवार वालों और ग्रामीणों ने पकड़ लिया। हालांकि मौका देख प्रेमी का दोस्त फरार हो गया। ग्रामीणों ने प्रेमी को बिजली के पोल में बांधकर जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रेमी नगर थाना के नारडी के इलाके का रहने वाला है, जबकि प्रेमिका सोनो क्षेत्र की रहने वाली बताई जाती है। और अब नजर डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर। हॉर्मुज पर यूरोपीय देशों को ट्रंप की डेडलाइन। यूरोप को हॉर्मुज में सैन्य समर्थन के लिए डेडलाइन दिया गया है। ट्रंप ने हॉर्मुज में युद्धपोत तैनाती के लिए कहा है और हॉर्मुज में ठोस सैन्य मदद चाहिए। ट्रंप ने ऐसी बातें कही हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई, जहां हॉर्मुज पर यूरोपीय देशों को ट्रंप की डेडलाइन दे दी गई है। यूरोप को हॉर्मुज में सैन्य समर्थन के लिए ये डेडलाइन है। और देखिए, दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है और लेबनान के नबातिये जिले में एयर स्ट्राइक की गई। हमले में कई इमारतें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है और कई लोगों के घायल होने की आशंका भी जताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की और लेबनान के नबातिये जिले में एयर स्ट्राइक हमले में कई इमारतें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है और कई लोगों के घायल होने की भी आशंका है। इसराइल और लेबनान बॉर्डर पे तनाव बहुत ज्यादा है। हालांकि सीज फायर तो अनाउंस हुआ है, लेकिन लेबनान में इसराइली फोर्सेस ने कल जोरदार स्ट्राइक्स की। 10 मिनट में 100 स्ट्राइक्स की हैं इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने। 150 के करीब लोग मारे जा चुके हैं। 8 से 900 लोग घायल हो चुके हैं लेबनान में और बहुत ज्यादा तबाही हुई है। अब तक जितने भी हमले लेबनान में हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा हमले जो हैं वो इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में एयरपोर्ट के पास भी हवाई हमले किए। बेरूत के दक्षिणी इलाकों में एयरपोर्ट के आसपास कई जोरदार एयर स्ट्राइक के बाद आसमान में भारी धुएं के बादल छा गए। हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष शुरू होने के बाद इजराइल ने लेबनान पर अब तक का ये सबसे बड़ा हमला किया है। इजरायली सेना का दावा है कि उसने बेरूत, बेका घाटी और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा कमांड सेंटर और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बेरूत एयरपोर्ट, हरमिल शहर, खयाम पहाड़ी, बारबोर बेरूत का इलाका जहां पर ये धमाका किया गया है। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह चीफ की मौत की खबर भी मिल रही है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह चीफ को मारने का दावा किया है। आईडीएफ ने नईम कासिम को मारने का दावा किया है। बेरूत में टारगेटेड स्ट्राइक में नईम कासिम की मौत हुई है, यह दावा किया जा रहा है। अली यूसुफ हर्शी भी इसमें मारे गए हैं, ये जानकारी दी जा रही है आईडीएफ की तरफ से। मिडिल ईस्ट युद्ध पर लेबनान से अब तक की सबसे बड़ी खबर है। इजराइल की सेना ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम को ढेर कर दिया है। हिजबुल्लाह को ईरान का प्रॉक्सी कहा जाता है। वो लेबनान में रहकर इजराइल पर हमले करता है और युद्ध के दौरान ईरान के समर्थन में इजराइल पर हमले करता है। कल लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजरायली वायुसेना ने हमला किया था और उसी हमले में हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने की खबर है। अल जजीरा के हवाले से ईरानी सेना की अमेरिका को धमकी मिली है।
अब हम भी युद्ध की स्थिति में हैं, ईरान की तरफ से कहा गया है। ट्रंप और अमेरिका पर भरोसा नहीं, ईरान ने यह भी कहा और कहा कि शर्तों के साथ युद्ध विराम हमारी जीत है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अल जजीरा के हवाले से ईरानी सेना ने अमेरिका को धमकी दी है और ये कहा है कि अब हम भी युद्ध की स्थिति में हैं। ट्रंप और अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, शर्तों के साथ युद्ध विराम हमारी जीत है, ये ईरान का कहना है। तो ईरान की तरफ से भी अब एक तरीके से धमकी जो है वो दे दी गई है। और इसी बीच देखिए, सीज फायर के उल्लंघन पर ट्रंप ने ईरान को अब नई धमकी दे दी। ट्रंप ने कहा कि सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो और घातक हमला होगा, कमजोर हो चुके ईरान को तबाह कर देंगे। ट्रंप ने यह भी कहा, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान पर अगला हमला ज्यादा बड़ा और घातक होगा। समझौता ना होने तक यूएस सेना तैनात रहेगी, ईरान और उसके आसपास यूएस सैनिक तैनात रहेंगे। ट्रंप का कहना है कि यूएस आर्मी को अगली जीत का बेसब्री से इंतजार है। तो ट्रंप की तरफ से देखिए, अब फिर से ये बड़ा बयान जो है वो दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि सीज फायर का अगर उल्लंघन ईरान करता है तो और ज्यादा घातक हमले होंगे, कमजोर हो चुके ईरान को तबाह कर देंगे, ईरान पर अगला हमला ज्यादा बड़ा और ज्यादा घातक होगा और समझौता ना होने तक यूएस सेना वहीं पर तैनात रहेगी, जो ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान और उसके आसपास यूएस सैनिक तैनात रहेंगे, यूएस आर्मी को अगली जीत का बेसब्री से इंतजार है। देखिए, 2 हफ्ते का सीज फायर, लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकला? लेबनान पर हमला रुका नहीं और अब ईरान कह रहा है कि लेबनान पर अटैक नहीं रुका तो हम इजराइल पर मिसाइल दागेंगे। तो सवाल यहां यह उठ रहा है कि फिर डील किस बात को लेकर हुई? अब देखिए, हम आपको समझाते हैं, जिसमें सबसे पहले युद्ध विराम की बात कही जा रही थी। तो यह भी कहा जा रहा था कि युद्ध विराम हो जाएगा और सीज फायर कर ली जाएगी, इसकी डील हो जाएगी। तो क्या पाकिस्तान ने इस पूरी डील में अमेरिका के मोहरे के तौर पर भूमिका निभाई? क्योंकि डील को लेकर जो कंफ्यूजन है वो अभी भी बना हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि 24 घंटे में यह कंफ्यूजन सामने आ गया। पाकिस्तान ने हड़बड़ी में और वाहवाही लूटने के लिए एक्स पर पोस्ट लिख डाला और ड्राफ्ट लिखे हुए एक्स पर पोस्ट किया था, तब लगा कि डील हो गई है। लेकिन ईरान भी उधर अड़ा है और ट्रंप कुछ और कह रहे हैं। ट्रंप जो है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर ईरान ने इसका उल्लंघन किया है तो और ज्यादा घातक हमले होंगे, तो वहीं ईरान भी धमकी दे रहा है। तो ऐसे में अभी भी ये जो सीज फायर वाली डील थी वो कंप्लीट होती हुई नजर नहीं आ रही है। बढ़ेंगे आगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे और आरआईएल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी के 31वें जन्मदिन के मौके पर मुंबई में भी समाज सेवी पराग भाई शाह ने अनंत अंबानी के जन्मदिन के मौके पर अनंत आहार का आयोजन किया है। अनंत आहार में श्रमिकों को भोजन कराया गया। अनंत आहार में भी कई तरह के पकवान थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी का जन्मदिन मनाया जा रहा है और गुजरात के राजकोट में भी उनका जन्मदिन मनाया गया। कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर कई चैरिटेबल काम हो रहे हैं। जरूरतमंद लोगों को भोजन के पैकेट बांटे जा रहे हैं। बच्चों के साथ भी जन्मदिन समारोह का आयोजन हो रहा है। वहीं गौशाला में गायों की सेवा भी की जा रही है। हम आपको गुजरात के राजकोट की अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें आरआईएल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी के जन्मदिन पर सामाजिक काम किए जा रहे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। राजकोट में देखिए, जश्न मनाया जा रहा है तो खाने के पैकेट लोगों के बीच बांटे जा रहे हैं और जो श्रमिक हैं उन्हें उपहार दिए जा रहे हैं और क्रिकेट किट भी बांटी गई है। तो अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में अनंत अंबानी के 31वें जन्मदिन पर विशेष पूजा अर्चना भी की गई। अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में अनंत अंबानी के लिए सुख समृद्धि और दीर्घायु के लिए प्रार्थना की गई। इस मौके पर साधु संतों को भोजन, प्रसाद और वस्त्र दान किया जा रहा है।
वहीं दूसरी ओर हैदराबाद में भी अनंत अंबानी का जन्मदिन मनाया गया। यहां रिलायंस फाउंडेशन की ओर से संचालित एक ग्रुप में स्कूल में बच्चों के साथ अनंत अंबानी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया। साथ ही गरीब बच्चों को कॉपी किताब बांटी गई। इसके अलावा अनंत सेवा ग्रुप की ओर से भी लोगों को भोजन कराया गया। इस ग्रुप ने कई जगहों पर भंडारा लगाया, जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाया। खाने में भी कई तरह के पकवान थे। इस ग्रुप ने सभी लोगों को बाकायदा बिठाकर भोजन कराया। देश में और भी कई जगहों पर अनंत अंबानी का जन्मदिन बेहद खास तरीके से मनाया गया। लेकिन पहले आप सुनिए कि दिल्ली के गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्रों ने कैसे विशेष मंत्रोच्चार किया और संस्कृत में अनंत अंबानी को शुभकामनाएं दी। देखिए, ये छात्र दिल्ली के किशनगंज इलाके के जिस गुरुकुल में पढ़ते हैं वहां मौजूद गौशाला में गौमाता के संग भी अनंत अंबानी के जन्मदिन को खास तरीके से मनाया गया। गौ माता की विशेष सेवा की गई। 56 भोग गौ माता को खिलाया गया। और अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो ये सिर्फ एक गौशाला नहीं है, ये गायों के लिए एक आश्रय स्थल है। और अनंत अंबानी का पशु प्रेम किस तरह से है, जीवों के प्रति उनका प्रेम कैसा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण वनतारा अपने आप में है। लेकिन आज जहां मैं मौजूद हूं, यहां पर अनंत अंबानी के जन्मदिन के अवसर पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। यहां पर इस गौशाला में लगभग 2000 के आसपास गायें हैं विशाल। और ये गौशाला 1933 में स्थापित की गई थी। अंग्रेजों के समय से ही ये गौशाला बनी है, उसी वक्त से ही इसका संचालन हो रहा है। और यहाँ पर सड़कों पर घूमती गाय या किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, उन्हें रेस्क्यू कर यहाँ पर लाया जाता है। और यहाँ पर धार्मिक भावना और दान से इन गायों की देखभाल की जाती है, इनकी सुरक्षा की जाती है। गोबर से खाद बनाई जाती है। यहाँ पर गौमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है, उसे क्योंकि औषधीय गुण उसमें होते हैं, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी बात यह है कि यहाँ से जो दूध देने वाली गायें हैं उनका दूध निकालकर उसे बाकायदा बेचा भी जाता है। और आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज अनंत अंबानी का बर्थडे है। और जैसा कि आपने जानकारी दी थी कि अलग अलग तरह से पूरे देश भर में आज अनंत अंबानी का बर्थडे मनाया जा रहा है, उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। कभी गायों की सेवा करके, अनाथ बच्चों की सेवा करके, मंदिरों में हवन अनुष्ठान करके, तो उसी तरह आज इस भव्य गौशाला में भी अनंत अंबानी की तरफ से गायों को चारा खिलाया जाएगा। और अब आपको खबरें खेल से जुड़ी हुई दिखाते हैं। देखिए, आईपीएल में आज केकेआर और एलएसजी के बीच रोमांचक मुकाबला खेला जाएगा और ये मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 7 बजे होगा। हालांकि मैच में मौसम बड़ा फैक्टर बन सकता है क्योंकि बारिश की 90% संभावना है। केकेआर का प्रदर्शन इस सीजन कमजोर रहा है, जबकि एलएसजी ने मिला जुला खेल दिखाया है। हेड टू हेड आंकड़ों में लखनऊ का पलड़ा भारी है।